10 मैचेस जो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होने के काबिल थे। नंबर 1, ब्रेट हार्ट वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रेसलमेनिया 13। हालांकि रेसलमेनिया 13 तक WWE प्रोडक्ट काफी फेमस हो चुका था, लेकिन इस शो का मेन इवेंट इस प्रोडक्ट के फ्यूचर को अच्छे से नहीं दिखा पाया था। द अंडरटेकर और सिड ने एक बोरिंग मेन इवेंट मैच किया था और इस मैच का बिल्डअप भी अच्छा नहीं था और न ही ये कार्ड पर इतने खास पोजीशन पर रखने के लायक था। सभी लोगों का यही मानना था कि इस शो के मेन इवेंट में ब्रेट हार्ट और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का क्लासिक मैच होना चाहिए था। इन दोनों आइकन्स का सामना एक सबमिशन मैच में हुआ था और ये केवल अपने क्वालिटी के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इस मैच से एटीट्यूड एरा के एक अनऑफिशियल शुरुआत भी हुई थी और इससे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन प्रो रेसलिंग के सबसे बेहतरीन रेसलर में से एक के तौर पर उभरे थे। चलो बात करते हैं नंबर 2, कर्ट एंगल वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस रैंडी ऑर्टन, रेसलमेनिया 22। पहले ऐसा माना जाता है कि अगर एक रेसलर एनुअल रॉयल रंबल जीत जाता था तो उसे रेसलमेनिया का मेन इवेंट स्लॉट मिलता था, लेकिन 2006 में रॉयल रंबल के विनर रे मिस्टीरियो ने शो के मेन इवेंट में हिस्सा नहीं लिया और इसकी जगह उन्हें कर्ट एंगल और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल के लिए 9 मिनट्स का एक मैच दिया गया था। हालांकि इस टाइम लिमिट से मैच पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये 9 मिनट्स तक एक्शन से भरपूर एक मैच था और अगर इस मैच के शो के मेन इवेंट में डाला जाता तब फैंस को एक क्लासिक मैच देखने के लिए जरूर मिलता। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि रेसलमेनिया 22 का मेन इवेंट मैच खराब हुआ था, क्योंकि WWE टाइटल के लिए जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच का मैच बहुत शानदार था। लेकिन फिर भी अगर मिस्टीरियो को वर्ल्ड चैंपियन बनता देखने के बाद रेसलमेनिया खत्म होता तो वो कुछ अलग ही नजारा हो सकता था। नंबर 3, द अंडरटेकर वर्सेस CM पंक, रेसलमेनिया 29। रेसलमेनिया 29 वाला साल CM पंक के लिए काफी अच्छा रहा था और बेशक उन्हें ही शो के मेन इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए था। फैंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि CM पंक और अंडरटेकर का मैच मेन इवेंट में हुआ था या फिर जॉन सीना वर्सेस द रॉक के मैच को वो जगह दी गई थी, और ना ही पंक को इस बात से फर्क पड़ता है। हालांकि वो इस बात से थोड़े नाराज थे कि वो मेन इवेंट में नहीं थे, लेकिन शो पर पंक और अंडरटेकर के मैच को बहुत पसंद किया गया था और पंक इस मैच में जाहिर तौर पर अपने कंधे में एक चोट के साथ गए थे। इस शो का असली मेन इवेंट जो जॉन सीना और द रॉक के बीच हुआ था वो उनके रेसलमेनिया 28 मैच के सामने कुछ भी नहीं था और इस बात के लिए WWE को बहुत आलोचना भी हुई थी कि उन्होंने एक बड़े मैच को दोबारा करने की कोशिश करी थी। चलो बात करते हैं नंबर 4, डीजल वर्सेस शॉन माइकल्स, रेसलमेनिया 11। 1995 में WWE का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और इसलिए वो मेन स्ट्रीम अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते थे। रेसलमेनिया 11 के लिए मेन इवेंट में WWE टाइटल मैच करवाने की जगह उन्होंने लॉरेन टीलर वर्सेस पैम्पा बिगलो का मैच को मेन इवेंट स्लॉट में डाल दिया था। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल मूव था क्योंकि WWE को उस वक्त नए स्टार्स बनाने की जरूरत थी और मेन इवेंट में एक सेलिब्रिटी का मैच बुक करना और फिर उस सेलिब्रिटी को जिताना उस काम से बिल्कुल अलग था जो WWE को करना चाहिए था। उस शो के लिए सही मेन इवेंट में डीजल वर्सेस शॉन माइकल्स का WWE टाइटल वाला मैच होना चाहिए था, क्योंकि इस मैच की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी और इस मैच की क्वालिटी बिल्कुल रेसलमेनिया मेन इवेंट के लायक भी थी। नंबर 5, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स वर्सेस बैकी लिंच, रेसलमेनिया 32। जब रोमन रिंग्स ने रेसलमेनिया 32 के मेन इवेंट में हिस्सा लिया था उस समय तक उनके किरदार से सभी लोग नफरत करने लगे थे। उस साल के रेसलमेनिया में ट्रिपल एच और रोमन रिंग्स ने मेन इवेंट मैच किया था और इस मैच की बहुत आलोचना हुई थी क्योंकि उस वक्त फैंस रोमन रिंग्स से नफरत करते थे और फैंस को इस मैच में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। WWE के पास इस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कोई नई और खास चीज करने का एक अच्छा मौका था और ये तभी हो सकता था जब वुमेन्स डिवीजन को सेंटर स्टेज पर लाया जाता। इस शो का सबसे शानदार मैच वुमेन्स टाइटल के लिए शार्लेट फ्लेयर, साशा बैंक्स और बैकी लिंच का बीच हुआ। एक ट्रिपल थ्रेड मैच था और इन 3 फीमेल रेसलर को मेन इवेंट में दिखना एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद WWE इस मैच का फिनिश भी बदलना चाहती और बैंक्स जो उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस थे उन्हें इस मैच और टाइटल्स का विनर बनते हुए देखना जो रेसलमेनिया को खत्म करने का एक शानदार तरीका हो सकता था।